भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, यहाँ दो ही पार्टी हैं मुख्य पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दाहीन पार्टी है छत्तीसगढ़ में। जो दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, अभियान के लिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री लोग जो आएंगे, सिर्फ इसी भावना से आएंगे, हम किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण को हम और प्रोत्साहन कैसे दें। हम इसका मुकाबला करेंगे, हम डरते नहीं हैं। प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे, पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मैं ज़रूर पत्रकार सम्मेलन में ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। रेल यात्रा किस तरीके से इस पर नकारात्मक असर हुआ है मोदी सरकार की नीतियों से। मोदी सरकार को देखें तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, कर्नाटका में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, आज तक हिमाचल प्रदेश में जो भयंकर बाढ़ आया था उसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, ये विधानसभा के लिए चुनाव है। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, लोकसभा के लिए नहीं है, और ये छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो हमारा चुनावी अभियान है, हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारे गारंटी हैं, जो हमारे वादे हैं, ये स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता की जो चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की जो उम्मीदें हैं, उसको हम हमारे अभियान के द्वारा दर्शा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, यहाँ दो ही पार्टी हैं मुख्य पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की रणनीति सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति है। इसके अलावा खास तौर से छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण के अलावा उनको और कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मुद्दाहीन पार्टी है छत्तीसगढ़ में। यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे, आए हैं, आएंगे, गृह मंत्री आए हैं, आएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, और उनके चुनावी भाषणों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, ध्रुवीकरण की। आपको याद होगा 16 तारीख को गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, 18 तारीख को असम के मुख्यमंत्री आए थे, और उनके चुनावी भाषणों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम भी पेश किया है। हमने शिकायत की, मैं खुद गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, और उन्होंने नोटिस असम के मुख्यमंत्री को दिया है, जो कवर्धा में उनका भाषण था। हालांकि अब तक उन्होंने गृह मंत्री के बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है, पर हम उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री का भाषण भी उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे। पर ध्रुवीकरण के अलावा
भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। और जो दिन बाकी हैं चुनाव के लिए, अभियान के लिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अलग अलग मुख्यमंत्री लोग जो आएंगे, सिर्फ इसी भावना से आएंगे, हम किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण को हम और प्रोत्साहन कैसे दें। हम इसका मुकाबला करेंगे, हम डरते नहीं हैं। पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये जो चुनावी टक्कर है, एक तरफ एक राज्य सरकार जिसकी 5 साल की उपलब्धियां हैं, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है, जो सिर्फ ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे, पर जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, मैं पीछे नहीं हटूंगा ये शब्द इस्तेमाल करने से, पार्लियामेंट में ये शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, पर मैं ज़रूर पत्रकार सम्मेलन में ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं कह सकते। वो छत्तीसगढ़ आए, गृहमंत्री भी आए, और नगरनार के स्टील प्लांट, इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले 2.5 साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी हुई है, और आज कहते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा, पर सबूत है। और मैंने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का मैंने खंडन किया था कि मोदी सरकार खुद निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं बस्तर के स्टील प्लांट के निजीकरण के लिए, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज बस्तर का स्टील प्लांट है, अगर मोदी सरकार को मौका मिले तो भिलाई स्टील प्लांट का भी निजीकरण वो करेंगे। कल प्रधानमंत्री दुर्ग पधारने वाले हैं, इसीलिए मैंने भिलाई का मिसाल लिया। हमारे देश का औद्योगिकरण भिलाई से शुरुआत हुई थी, भाखड़ा नंगल और भिलाई से शुरुआत हुई थी, और जिस तरीके से हमारे सार्वजनिक संपत्ति है, बंदरगाह है, एयरपोर्ट है, बिजली के घर हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इनका निजीकरण हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि किस कंपनी के पक्ष में निजीकरण हो रहा है, पर निजीकरण हो रहा है, और आप लोग सब जानते हैं एक ही कंपनी खरीद रही है। ये नगरनार तो एक शुरुआत थी, और आज प्रधानमंत्री कहते हैं और गृहमंत्री कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था, पर हकीकत ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर मोदी सरकार लगी हुई है इस प्लांट को निजीकरण करने में, और भिलाई भी है। और आपको मैं कह दूं, ये पहला मिसाल नहीं है छत्तीसगढ़ में। कोरबा में जो बालकोप का प्लांट हुआ करता था, उसका निजीकरण वाजपेयी जी के जमाने में हुआ, सन 2001 या 2002 में हुआ। तो ये जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, निजीकरण की नीति है, ये छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, केंद्र सरकार की नीतियों से कैसे छत्तीसगढ़ की जनता पीड़ित है। आप देखिए,
सबसे ज्यादा रेलगाड़ियों का कैंसिलेशन छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे डिले जो होता है, विलंब जो होता है ट्रेन चलाने में, वो छत्तीसगढ़ में होता है। और आप लोग सब जानते हैं क्यों प्राथमिकता उन रेलगाड़ियों को दी जाती है जो कोयला ले जा रहा है। यानी पैसेंजर ट्रेन को महत्व नहीं, पर जो कोयला ले जा रहा है किसी निजी कंपनी के फायदे के लिए, उसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं। और उससे रायपुर में मुझे कहा गया था, रायपुर में रोज कुछ 1 लाख लोग बाहर से आते हैं, इनमें से करीब 80% रेल से आते हैं। उसमें भारी कटौती हुई है। और एक कारण ये है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, रेल यात्रा किस तरीके से इस पर नकारात्मक असर हुआ है मोदी सरकार की नीतियों से। तो दूसरी बात जो मैंने कहा, पहली बात तो मैंने कहा कि ध्रुवीकरण के अलावा उनके पास कोई और राजनीति, चुनावी राजनीति नहीं, रणनीति नहीं है। और दूसरी बात, जो नीतियां अपनाते हैं, जो उनकी नीतियां हैं केंद्र सरकार की, वो छत्तीसगढ़ के जनता के हित में नहीं है। और मैंने आपको 2 मिसाल दी है और कई मिसाल हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कई बार खत भी लिखा है, भेदभाव करना बंद कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, सभी राज्यों को एक समान समझिए, संघीय ढांचा पर आक्रमण मत कीजिए। पर आप मोदी सरकार को देखें तो जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, कर्नाटका में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, आज तक हिमाचल प्रदेश में जो भयंकर बाढ़ आया था उसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा नहीं हुआ। तो कई ऐसे मिसाल हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संविधान का पहला अनुच्छेद है, हम एक संघीय ढांचा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अगर आप जो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उसके खिलाफ आप भेदभाव करते रहेंगे तो जनता जरूर चुनाव के वक्त आपको सही जवाब देगी। और छत्तीसगढ़ की जनता भी जान गई है कि अगर भरोसे की सरकार चाहिए तो कांग्रेस की सरकार होना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने कई गारंटी दी है, हमने वादे किए हैं। ये कागजी वादे नहीं हैं। हमने कर्नाटका के चुनाव में 6 गारंटी दिए और एक ही हफ्ते के अंदर सरकार बनी और एक ही हफ्ते के अंदर सारे के सारे 6 गारंटी लागू हुई। मुझे खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है। मैं छत्तीसगढ़ आपको और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पर आज से ही अब तक हमने 17 गारंटी दिए हैं और आज कई अखबारों में आपने देखा होगा ये 17 गारंटी हमारी पार्टी की ओर से जो हमने अभी तक जनता के समक्ष रखा है। पर इसमें सिर्फ 16 दिखाई दे रहे हैं, 17 नहीं। कारण ये है कि वो 17वां गारंटी आज से लागू हो गया है, इसीलिए यहां सिर्फ 16 गारंटी गिने। जो गारंटी आज से लागू हुआ है, राज्य की स्थापना दिवस से लागू हुआ है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल जो हम खरीदने का वादा पिछले चुनाव के समय किया था, इस चुनाव के समय हमने ये कहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीदेंगे किसानों से।
और वो आज से लागू हुआ। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, वंचित वर्गों के लिए हमने ये गारंटी दिए हैं। मैं सब गारंटी नहीं गिनाऊंगा, पर 3 या 4 विशेष गारंटियों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये वादा कर रहे हैं कि जो आज गैस सिलेंडर 979 रुपया है प्रत्येक गैस सिलेंडर, 500 रुपया घटाया जाएगा और वो 500 रुपया सीधा महिला के खाते में दिया जाएगा, यानी कि 489 होगा 989 की तुलना में। और हमारे देश में सबसे कम दाम एलपीजी सिलेंडर छत्तीसगढ़ में होगा। दूसरी बात, हमारे देश में कोई राज्य नहीं है जहां केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध। इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, यानी ये सरकारी शिक्षा संस्थाएं हैं। केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा को निःशुल्क बनाना मैं समझता हूं न केवल प्रगतिशील कदम है, पर एक क्रांतिकारी कदम है और ये युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण और खास तौर से छत्तीसगढ़ के लिए विशेष मायने रखता है। अभी अभी केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि 2023-24 के लिए धान का एमएसपी जो है 2200 रुपया प्रति क्विंटल होगा, पर हमारा गारंटी है कि धान की खरीद छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि जो 600 रुपया ज़्यादा होगा, जो 2200 केंद्र सरकार से घोषित किया गया है, गारंटी हम दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश की तुलना करें, उत्तर प्रदेश की तुलना करें, हमारे 2 वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने नेता हैं, वो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो धान की खरीद होती है मुश्किल से 1500 या 1600 रुपया प्रति क्विंटल पर खरीद होता है। उसकी तुलना में हम ये वादा कर रहे हैं पिछले 5 साल के अनुभव के आधार पर कि जो 2200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा की गई है केंद्र सरकार की ओर से, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 2800 रुपया प्रति क्विंटल के आधार पर ही धान का खरीद करेगी। आखिरी मिसाल मैं जो लूंगा हमारे वादे से संबंधित, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कोविड के बाद में सभी को चिंता हो गई है और हमने ये वादा किया है, ये गारंटी दिया है कि जो बीपीएल परिवार हैं, जो 5 लाख रुपया तक जो मुफ्त इलाज का प्रावधान है, उसको 10 लाख रुपया किया जाएगा और जो गैर बीपीएल परिवार हैं जिनके लिए अभी सीमा 50,000 है, उसको भी 5 लाख रुपया किया जाएगा। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण वादा हमने जो किया है। ऐसे तो बहुत, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ 16 ऐसे गारंटी आज प्रकाशित हुए हैं आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। राहुल जी ने बार बार, कल भी उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि जातीय जनगणना ज़रूर कांग्रेस सरकार करवाएगी। तो मैं सारे
गारंटियों को मैं दोहराऊंगा नहीं, पर मैंने आपको 3-4 ऐसे मिसाल दिए हैं जो प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अंत में यही कहूँगा कि अगर आप जो हमने वादा किया था 2013 में, वादा करना काफ़ी आसान चीज़ है पर वादा पूरा करना मुश्किल है, पर 2013 में जो हमने वादे किए थे, और अगर आप मुझे पूछें उनमें से कितने वादे आपने पूरे किए, मैं कहूँगा 98% वादे हमने पूरे किए। शराबबंदी को हटाकर ज़्यादातर 98% वादे हमने पूरे किए हैं। और शराब के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि रमन सिंह सरकार के समय छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर था शराब के कंजम्पशन में, और आज 18वें नंबर पर है। वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो इस 2013 में जो हमने वादे किए थे, एक बहुत बड़ा वादा हमने किया था कर्ज माफी, और लोगों ने पूछा अब कैसे करोगे, पर हमने कर दिखाया। और वही वादा हम कर रहे हैं 2018 में भी। तो जो हम वादे गारंटी दे रहे हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर दे रहे हैं, हमने कर दिखाया है, और पूरी पारदर्शिता से आप देख सकते हैं क्या ये वादे पूरे हुए हैं या नहीं। तो साथियों, ये चुनाव आते हैं, चुनाव लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं, पार्टियां बदलती हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 5 साल के अनुभव के आधार पर कांग्रेस पार्टी को जनादेश फिर से मिलेगा, स्पष्ट जनादेश मिलेगा। और ये जो विभाजनकारी विचारधारा है, ध्रुवीकरण की विचारधारा है, वो जनता इसको स्वीकारेगी नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता इसको स्वीकारेगी नहीं। सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने में जो विचारधारा ओवर टाइम काम करती है, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, अभी मिसाल में आपको देखने को मिल रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ विभाजनकारी राजनीति के कारण हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जनादेश मिलेगा। 5 साल और कांग्रेस सरकार को एक मौका मिलेगा, और जो हमने गारंटी दिए हैं, जो वादे दिए हैं हमारे नेताओं ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, वो पूरे होंगे। और छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, सब सामाजिक सद्भावना को हम बरकरार रखेंगे, पर साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में जो हमें कदम लेने हैं, जिसका मैंने संक्षिप्त में आपको विवरण दिया है, उसको हम पूरा करेंगे। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।